हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। आई होप आप सब ठीक होंगे, रिकवर कर रहे होंगे और अपनी गोल की तरफ दोबारा प्रोग्रेस करना आपने शुरू कर दिया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक दैट इज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर साउथ चाइना सी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, उसी के साथ अभी पिछले कुछ सालों से चाइना, इंडिया, अमेरिका के जो इशूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। इजराइल का जो टॉपिक है वो एक फॉरएवर एवरग्रीन टॉपिक के अंदर आता है, क्योंकि शुरुआत जो थी वो आज से नहीं हुई है। आज जो सिनेरियो हम देख रहे हैं उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं, आपके आज के कंसेप्ट्स, क्या टेरिटरी है, क्या टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट किस बारे में है, ये सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। और ये वाला टॉपिक जो है ये आपके प्री मेंस इंटरव्यू हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों था, ज्यूस जो एक कम्युनिटी है उसके लिए इतनी नफरत क्यों थी लोगों के मन में। तो देखिए, ये माना जाता है कि जो ज्यूस कम्युनिटी थी उसी के अंदर जीसस क्राइस्ट जो थे उनका बर्थ हुआ था। और बाद में जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन किया गया, मतलब कि उनको जो क्रॉस के साइन पे लटका के नील्स डाल के मारा गया था, क्रूसिफिकेशन जो उनका हुआ था, उसके लिए भी ज्यूस कम्युनिटी को ही क्रिश्चियन कम्युनिटी जिम्मेदार मानती है। तो ज्यूस कम्युनिटी के लिए हमेशा से ही जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी या फिर और कम्युनिटी थी, उनके मन में एक नफरत की भावना रहती थी। ये वाली जो सिचुएशन थी ये 1800 के अंदर जाके जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई और ज्यूस जो है उनके अगेंस्ट और भी ज़्यादा र्यूमर्स फैलने लगे। एक जो है रिलीजियस इनटॉलरेंस डेवलप होने लगा क्रिश्चियंस के मन में ज्यूस के खिलाफ, और उनको मारा जाने लगा और उनको अपनी कंट्री से निकाला जाने लगा, जहाँ से ये मेन इशू जो था वो शुरू हुआ था। उसके बाद आते हैं 1881 में। 1881 में जब ये वाली सिचुएशन शुरू हुई, बहुत ज़्यादा ज्यूस को मारा गया, उनके अगेंस्ट र्यूमर्स फैलाए गए, तो लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ ज्यूस देखा गया था। तो 1881 के अंदर लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ ज्यूस हुआ, कहाँ पे हुआ? पैलेस्टीन के एरिया में हुआ। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी है कि जो पैलेस्टीन का एरिया था वो उस टाइम ओटोमन एम्पायर के अंदर आया करता था। ओटोमन एम्पायर जो है वो 3 कम्युनिटीज से मिलके बना था। फर्स्ट जो आते थे यहाँ पे मुस्लिम, सेकंड आते थे क्रिश्चियंस एंड थर्ड आते थे यहाँ पे ज्यूस। तो इन तीनों के साथ मिलके ओटोमन एम्पायर होता था। आज के ज़माने में जो हम सुनते हैं वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इजराइल, उस टाइम में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ एग्जिस्ट करता था पैलेस्टीन, और वो भी किसके अंदर? ओटोमन एम्पायर के अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब तो देखिए 1881 से हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 1915 के अंदर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक ट्रिक खेलते हैं और वो कहते हैं अरब को कि आप हमें हेल्प कीजिए और पैलेस्टीन का एरिया जो है वो हम आपको दे देंगे। वहीं पे वो ज्यूस के पास जाते हैं और ज्यूस उसको कहते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए और पैलेस्टीन के साइड में जो है हम आपको स्पेस देंगे कि आप अपनी खुद की कंट्री बना सके। देखिए 1881 से 1915 के बीच में जो है, जब ज्यूस ने ये देखा कि हमारी हालत जो है वो बहुत खराब हो चुकी है, हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो एक डिमांड उठने लगी। एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसमें कि कहा गया कि हमें खुद की एक पैलेस्टीन कंट्री चाहिए या फिर जो है ज्यूस कंट्री चाहिए। तो जब 1915 में ब्रिटिशर्स ने ये सपोर्ट प्रोवाइड किया कि हम आपको पैलेस्टीन के पास जो है वो एक नेबरिंग एरिया दे देंगे जिसमें कि आप अपनी खुद की कंट्री बना सकते हैं, तो जो ज्यूस लोग थे वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करने को शुरू हो गए थे। बट यहाँ पे एक जो है वो काउंटर एक्ट भी ब्रिटिशर्स को करना था कि किस तरीके से वो अमेरिकन ज्यूस को भी अपनी बातों में ला सकते हैं। अब इन दोनों को धोखे में रखे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फ्रांस के साथ एक डील कर ली, जिसमें कि ये कहा गया कि वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद मिडल ईस्ट जो है उसका बंटवारा जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी और जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उसके बीच हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली सारी चीजें हो गई। 1918 से लेकर 1948 तक जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई तो पैलेस्टीन का एरिया था वो टोटल किसके पास रहा? ब्रिटिशर्स के पास रहा। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी कि 1918 से 1948 के बीच में पैलेस्टीन का सारा एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स के पास था।
अब आती है हिटलर की बारी। हिटलर आते हैं और सबको पता है कि हिटलर जो थे वो कितने इनटॉलरेंट थे ज्यूस को लेके। तो हिटलर जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जब ज्यूस को मारना शुरू कर दिया, इतने लार्ज नंबर में जेनोसाइड जो था वो शुरू हो गया था, तो जो ज्यूस थे वो सारे के सारे गए ब्रिटिशर्स के पास और उन्होंने कहा कि हमें हेल्प चाहिए। ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में जो है वो हेल्प की, उन्हें रिफ्यूजी भी दिया, उनको हेल्प भी प्रोवाइड की, बट बाद में हेल्प करने से मना कर दिया और यूएन के पास, दैट इज यूनाइटेड नेशंस को जो है वो सारी जिम्मेदारी सौंप दी कि अब आप आगे की चीजों को देखिए। अब यहाँ पे यूएन ने दिया प्लान फॉर पार्टीशन। प्लान फॉर पार्टीशन जो था वो यूएन ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, जिसमें कि अरब लोग जो थे, ज्यूस लोग जो थे और एक न्यू कंट्री थी उसकी फॉर्मेशन की बात की गई। यहाँ पे जो एरिया था पूरा पैलेस्टीन का एरिया था उसको डिवाइड किया गया 57% और 43% के प्रोपोर्शन में। 57% जो एरिया था वो ज्यूस को दे दिया गया और यही वाला जो एरिया है जो ज्यूस को दिया गया कि अब आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वो और नहीं होंगे, और उसी को बना दिया गया क्या, इजराइल। तो अब तक जो पैलेस्टीन था वो क्या बन चुका था, उसका 57% एरिया बन चुका था इजराइल। ठीक है, तो यहाँ पे इजराइल का फॉर्मेशन हो गया। कब हुआ, 1948 के अंदर ये चीज हो गई। अब आया 43% का जो बारी थी, तो अरब पैलेस्टीनियन एरिया जो है ये बना दिया गया और पैलेस्टीन का एरिया था वो अरब को और जो और पॉपुलेशन थी जैसे क्रिश्चियंस वगैरह थे उनको प्रोवाइड कर दिया गया। और जो जेरूसलम था, अच्छा आपको पता है कि जो ज्यूज थे वो इतना ज़्यादा जो है वो क्यों आना चाहते थे पैलेस्टीन के एरिया में, उनका माइग्रेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि जेरूसलम जो था वो एक होली प्लेस था जिसको कि सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, जहाँ पे लोग रहना चाहते थे। इस वजह से जो है वो जेरूसलम का एरिया इंपॉर्टेंट था और अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। जेरूसलम जो था वो इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर रखा गया ताकि दोबारा झगड़ा ना हो सके। ये वाला प्लान जो था वो यूएन के थ्रू बनाया गया, बट फिर भी इस चीज़ की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की गई पार्टीशन के प्लान की। और फिर जो है वो 1948 के अंदर अगेन फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुई। क्यों हुई, क्योंकि जो अरब पैलेस्टीनियन एरिया दिया गया था, अरब जो थे वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे कि ये जो ज्यूस है, मतलब कि वो लोग जो सोचा करते थे वो ये कहते थे कि ये जो ज्यूज है ये इस लायक है ही नहीं कि हमें इतना ज़्यादा एरिया हम इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी भी जो है वो लोगों के मन में इनटॉलरेंस उनके लिए थी। तो 1948 के अंदर फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ, बट ज्यूज जो थे वो ये बात समझ चुके थे कि चाहे क्रिश्चियंस हो और जैसे हिटलर ने जेनोसाइड किया था कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं हो सकता और हमें अपने एग्जिस्टेंस के लिए खुद स्ट्रगल करना होगा। और यहाँ पे जब फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुई तो इजराइल जो है वो क्या हुआ, जीत गया। और जीतने के बाद जितना भी फलस्तीन का एरिया था स्पेसिफिक जो कि दिया गया था पहले अरब के लिए, वो ऑक्यूपाई कर लिया इजराइल ने। और उसके साथ वेस्ट बैंक जो था वो चला गया जॉर्डन के पास और उसी के साथ जो गाजा स्ट्रिप थी वो चली गई इजिप्ट के पास। अब गाजा स्ट्रिप अगर इजिप्ट के पास चली गई थी तो फिर ये झगड़ा क्यों हो रहा है, तो उसको अभी हम देखते हैं। तो देखिए 1964 के अंदर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जो अरब्स थे वो अभी भी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुए थे कि पहले तो हमें जो टेरिटरी दी गई वो कम दी गई, ऊपर से जो ये फर्स्ट अरब वॉर हुई उसमें भी वो हार गए। और दूसरा रीजन क्या था कि इजरायली जो लोग थे वो वेस्ट बैंक के एरिया में जाके या फिर जो पैलेस्टीन का एरिया था वहाँ पे जाके जो है वो अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। वो अपने परमानेंट सेटलमेंट्स को वहाँ पे बनाना शुरू कर चुके थे और वो जो परमानेंट सेटलमेंट्स थे वो गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट की जाती थी। जैसे कि जो घर होते थे उनके अराउंड बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती थी और उसी के साथ जो है वो सोल्जर्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाता था कि किसी भी तरीके का डेंजर जो है इन सेटलमेंट्स के ऊपर ना आए। ठीक है, उसके जो है 1967 के अंदर वॉर जो है वो दोबारा हुई, जो कि हमने 1948 के अंदर देखी थी। वही वॉर जो है वो 1967 के अंदर हुई और ये जो वॉर है अगेन जो है इजराइल ने वो वॉर जीती और जो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और जो इजिप्ट का एरिया था वो तीनों ही एरिया उन्होंने जीत लिए। तो अब क्या हुआ कि वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप थी वो भी किसके पास आ चुकी थी, इजराइल के पास आ चुकी थी। कब, 1967 के अंदर। चलिए अब आगे देख। लेकिन 1964 के अंदर जो पीएलओ का फॉर्मेशन हुआ था, पहले वो क्या हुआ था, एक आर्म रेबिलियन के थ्रू जो है वो पैलेस्टीन की जितनी भी धरती थी या फिर जो टेरिटरी थी उसको वापस लेना चाहते थे। बट जब आर्म रेबिलियन नहीं हुआ तो उन्होंने एप्लीकेशंस के थ्रू और लीगल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने राइट्स की डिमांड करनी शुरू की। उसी का असर हुआ कि 1974 के अंदर
पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया गया यूएन जनरल असेंबली के थ्रू। तो ये वाला पॉइंट जो है आपको याद रखना है 1974 के अंदर। और उसके बाद जो है 1979 के अंदर इजिप्ट जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गई जिसने कि पैलेस्टीन को जो है या फिर पीएलओ जो था उसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही है। बट ऐसा होता है ना कि ज्यूज का जो इंटॉलरेंस था अब वो थोड़ा थोड़ा सेक्युलरिज्म में बदलना शुरू हो गया था। अब आप देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि 1993 के अंदर 1974 के जस्ट बाद जो है वो ओस्लो अकॉर्ड्स हुआ। ओस्लो अकॉर्ड्स में क्या हुआ था, पीस ट्रीटी हुई थी। पीस ट्रीटी क्या है उससे पहले इजिप्ट का देखते हैं। जब इजिप्ट फर्स्ट कंट्री बना जिसने कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया तो ये चीज जो है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। जो राइट एक्सट्रीमिज्म थे वहां पे लोग, उन्होंने क्या किया, अपने ही प्राइम मिनिस्टर का एसिनेशन कर दिया कि आप इस तरीके से पैलेस्टीन को, ये जो ज्यूज हैं ये इस लायक नहीं हैं कि इनका फेवर किया जाए। तो उन्होंने इस चीज को खराब कर दिया सारा का सारा जो भी एक पीस ट्रीटी हुई थी। ठीक है, इजिप्ट का ये हुआ। तो देखिए क्या था कि जब इजिप्ट ने पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया या फिर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया तो इजराइल के पास जो एरिया था इसका, इजिप्ट का, उन्होंने वो उसको वापस दे दिया कि एज अ ग्रेटिट्यूड कि अगर आपने जो है वो हमें फेवर किया है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया तो इजराइल का और ये कॉन्फ्लिक्टेड था तो पीएलओ के पास जो एरिया था वो उन्होंने उनको वापस कर दिया। बट 1993 में जब ओस्लो अकॉर्ड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओस्लो अकॉर्ड्स जो है वो आपके प्रीलियम के फैक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को करते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखते हैं तो ओस्लो अकॉर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 1993 के अंदर ओस्लो अकॉर्ड्स हुआ जिसमें कि पीस ट्रीटी साइन हुई, किसके बीच में, इजराइल के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में। क्योंकि इजराइल के जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर आए थे उनको बहुत बुरा लगता था पैलेस्टीनियन की ऐसी हालत को देख के कि इनके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो हैं अब अच्छी तरीके से मिलजुल के रहेंगे। सेक्युलरिज्म को प्रमोशन मिलने लगी। सेक्युलरिज्म को जब प्रमोशन मिल रही थी तो ये चीज़ जो है वो कई लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई कि किस तरीके से ऐसे सेक्युलरिज्म जो है वो हो सके। और पैलेस्टीन के एरिया में और इजराइल के एरिया में दोनों में ही एक्सट्रीमिज्म जो थे वो प्रेजेंट थे। और उन्होंने शुरुआत कर दी किस तरीके से, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी हत्या करके उनको मार के। ठीक है, 1994 के अंदर जो है वो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी बनाई गई। इसके जस्ट एक साल बाद ये पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी क्या थी कि जब इजराइल ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ आप एक कंट्री हैं, आपके खुद के राइट्स हैं, आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी जो थी वो गवर्नमेंट की तरह ही फॉर्म हुई थी। तो मतलब वहाँ की गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो वेस्ट बैंक था, मतलब कि जो डिस्प्यूटेड एरिया था, उसको ए बी सी 3 कैटेगरी के अंदर बदला गया। ए जो कैटेगरी थी उसमें ये कहा गया कि वेस्ट बैंक का जो ए टेरिटरी के अंदर एरिया आएगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। बी एरिया के अंदर जो है वो इजराइल और पैलेस्टीन की दोनों गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेंगी। और सी एरिया के अंदर जो इजरायली गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी। इस तरीके से अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो गई थी। हालांकि क्या हुआ था कि जब इजराइल ने वेस्ट बैंक का एरिया जो था या फिर जो जेरूसलम का एरिया था वहाँ पे अपनी सेटलमेंट करनी शुरू की थी तो उस टाइम में यूएन ने इस चीज़ को बिल्कुल गलत बताया था क्योंकि वो यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था। और पैलेस्टीन ने इस चीज़ को कॉलोनियलिज्म बताया था, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर आके अपना कब्जा जमाया था। तो 1994 तक चीज़ें सही हो गई। अब क्या हुआ था कि देखिए ये चीज़ें जब हुई ना शुरू 1993 से, उससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी 1987 के अंदर जिसको कि हमास ग्रुप कहा जाता है, जो अभी जस्ट लाइमलाइट के अंदर है। ये जो हमास ग्रुप था ये एक तरीके का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, एक टेररिस्ट ग्रुप था जो कि बार बार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा था। और ये जो हमास ग्रुप है ये कहाँ पे रहता है, गाजा स्ट्रिप के अंदर रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी हमले हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो वेस्ट बैंक से नहीं, जहाँ पे कि पीएलओ एग्जिस्ट करती है वहां से नहीं होते हैं। जितनी भी इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है वो गाजा स्ट्रिप से होती है। और गाजा स्ट्रिप से क्यों होती है, क्योंकि वहां पे हमास ग्रुप है और हमास ग्रुप जो है वो हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर शुरुआत से रहा है 1987 से। और 1994 में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि सुसाइडल बॉम्बिंग्स जो थी वो शुरू हो गई थी, बॉम्ब अटैक्स हो गए, एक दूसरे को मारना, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमास ग्रुप के थ्रू ही की गई थी, जो अब तक भी की जा रही है। और जो इजराइल बॉम्ब अटैक्स कर रहा है वो इन्हीं हमास ग्रुप के टेररिस्ट के ऊपर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई 1987 से 1994 तक, ओस्लो अकॉर्ड्स तक। ठीक है, अब क्या हुआ था कि 2010
2002 में जो है वो दोबारा वायलेंस जो है वो इरप्ट हो गई थी इजराइल पैलेस्तीन के बीच में, और 2007 और 6 के बीच में जो है 2006 और 7 के बीच में सिविल वॉर जो है वो पैलेस्तीन में शुरू हो गई थी। ये सिविल वॉर क्यों शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी पीएलओ के बीच में और हमास ग्रुप के बीच में। पीएलओ जो है वो चाहता था कि एक जो है गवर्नमेंट सेटअप हो, अच्छी तरीके से पैलेस्तीन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, हम अपने राइट्स को अच्छी तरीके से ले, और वहीं पे जो हमास ग्रुप था वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उनसे अपनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना चाहता था। और उसके बाद 2007 के बाद सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई, जो कि अब तक हम देख रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि अभी सिचुएशन के अंदर हम आते हैं, वो ये आते हैं कि देखिए इजराइल जो है उसके साथ अमेरिका भी हमेशा खड़ा रहता है। अब हमें कई बार ये लगता है कि इजराइल सही है, जो हमने अभी इतना सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, कई बार हमको लगता है कि नहीं पैलेस्तीन ठीक है, उनके लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है। तो इजराइल जो इस तरीके से अटैक करता है पैलेस्तीन के ऊपर, ये कैसे कर पाता है? क्योंकि इतने सारे जब इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो यहाँ पे प्ले में आता है यूएन चार्टर आर्टिकल 51। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के अंदर ये बात कही जाती है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कोई भी जो है वो आर्म्स अटैक करती है, चाहे वो बॉम्ब से हो या फिर वो किसी तरीके की वॉर से हो, तो दूसरी कंट्री जिसके ऊपर अटैक हुआ है वो अपने सेल्फ डिफेंस में जो है वो एक्शन ले सकती है। और अमेरिका और जो इजराइल है वो इसी आर्टिकल 51 का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना सेल्फ डिफेंस दिखा के यूएन को कि पैलेस्तीन की गाजा स्ट्रिप की तरफ से हमारे ऊपर बॉम्बिंग हुई थी, तो हम तो इसका रिवर्स एक्शन कर रहे हैं। तो सेल्फ डिफेंस के नाम पे आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर को यूज़ करके इजराइल जो है वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी जो आज सुबह तक की भी सिचुएशन थी, वो क्या सिचुएशन थी कि यहाँ पे जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब की बार जो भी होगा वो परमानेंट डिसीजन होगा, उसके आगे हम ये बार बार चीज़ें नहीं कर सकते। वहीं पे इजिप्ट जो है उन्होंने $500 मिलियन की जो हेल्प है वो गाजा स्ट्रिप के लिए दी है, कि जो भी जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस चीज़ के लिए। और उसी के साथ जो पीएम है इजराइल के, वो ये चाहते हैं कि अब सेटलमेंट पूरी की अच्छी तरीके से हो जाए, चाहे वो पीस से हो या फिर वो वॉर से हो। तो और ये भी कहा गया है कि जितनी भी टेरिटरीज हैं जो कि टेररिस्ट के अंदर ऑक्यूपाइड है गाजा स्ट्रिप के अंदर, जिसको कि हमास ग्रुप जो है वो रेगुलेट कर रहा है, उसको ख़त्म करा जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये सारा तो हमने देख लिया बैकग्राउंड। अभी अब क्या करेंगे कि कल की जो वीडियो आएगी उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस लाइव में जिसके भी जितने भी एडिटोरियल्स होंगे, उन सारे एडिटोरियल्स का पिछले 5-7 दिन से जो भी एडिटोरियल्स आ रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल मैं उनका कंपाइलेशन लेके आऊँगी और उसी के साथ जितने भी प्रीलियम्स के फैक्ट उन एडिटोरियल्स में दिए जाते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये आपका जो बैकग्राउंड अभी क्लियर हुआ है आपको, वो कल आपका रिवाइज हो जाए और आप अपने प्रीलियम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर हो सके, और साथ के साथ इंटरव्यू के लिए। तो स्टे ट्यून। कैसी ये वीडियो लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड गिव अ थम्स अप टू वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।